बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। जी हाँ, ये खबर लखनऊ से है, जहां के कैसरबाग स्थित नारी नाट्य कला केंद्र में भारत एकेडमी परिवार ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया। बता दें कि इस मौके पर अकादमी की तीनों ब्रांचों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है। वहीं बच्चों के नृत्य और अन्य कार्यक्रम देखकर सभी लोगों ने बच्चों को तालियां बजा करके उत्साहवर्धन किया है, जिसमें एकेडमी की संस्थापिका ने मुख्य अतिथि के रूप में आए उनके गुरुदेव को पुष्प गुच्छ व शॉल अर्पण कर स्वागत किया है। वहीं एकेडमी के ब्रांच मैनेजर रजत सक्सेना व भारत सक्सेना ने कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों का सम्मान शॉल व मोमेंटो देकर किया है। भारत एकेडमी द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन इसमें विशेष कृपा हमारे श्री हनुमान जी महाराज की रहती है, क्योंकि कोई भी काम कराता है तो ऊपर वाला कराता है, माध्यम इंसान को बनाता है। और भारत एकेडमी परिवार की तरफ से ये एक प्रकार का बच्चों को सर्वांगीण विकास करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, जिसमें हमारे शिक्षकों का बहुत सहयोग रहता है, बच्चों का भी बहुत सहयोग रहता है और पेरेंट्स का तो विशेष सहयोग रहता है। और पूरा उद्देश्य यही है कि बच्चों का बहुमुखी विकास हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा के साथ साथ उनमें स्मार्टनेस भी आए और समाज में वो आगे बढ़े और देश के भावी नागरिक बने। और विद्यालय का मूल उद्देश्य, जब आपसे बात हो रही तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये विद्यालय जो भारत एकेडमी बहुत बड़ा विद्यालय तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की विशेष कृपा की नाम भारत, तो वो उसका कद अपने आप में बढ़ जाता है। और भारत जब नाम है तो फिर एक निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने विद्यालय को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेके आए जो सबका हित करे। भव्य कार्यक्रम जो हो रहा है वो सब भगवान का ही आशीर्वाद है, उसी से हो रहा है। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक भगवान का आशीर्वाद ना हो तब तक वो भव्यता नहीं आ सकती। इसलिए हम हनुमान जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने कार्यक्रम को भव्य बनाया। भारत एकेडमी द्वारा कराया जा दूसरी खबर पर नजर डालते हैं, जो आगरा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जहां आगरा रेलवे मंडल को कई सौगातें भी मिलेंगी। बता दें, एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अछनेरा बाईपास लाइन, वॉशिंग पिट, ईदगाह स्टेशन, मथुरा यार्ड, रीमॉडलिंग, 10 नई वंदे भारत ट्रेन और इसके साथ ही 4 वंदे भारत ट्रेनों का रूट विस्तार भी किया जाएगा। इस दौरान मोदी जी के नेतृत्व में रेल का काफ़ी तेजी से और महत्वपूर्ण दिशा में विकास हो रहा है। इसी क्रम में विगत 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने करीब 1500 आरओबी आरयूवी का शिलान्यास किया था या उनका लोकार्पण किया था देश को, और 500 अमृत स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 12 तारीख को पुनः प्रधानमंत्री जी द्वारा रेल के काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास या लोकार्पण किया जा रहा है, तथा कुछ ट्रेनों को वंदे भारत, जिसमें कि वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है, उनका शुभारंभ भी किया जाएगा तथा कुछ वंदे भारत ट्रेनों के रूट का एक्सटेंशन भी किया जाएगा। आगरा मंडल के इसमें कौन-कौन से? आगरा मंडल में इसमें वंदे भारत ट्रेन एक निजामुद्दीन से चल करके खजुराहो तक जाएगी, जिसका की स्टॉपेज आगरा मंडल में रहेगा। ये सुबह प्रातः 6 बजे ये ट्रेन निजामुद्दीन से प्रारंभ होगी और करीब 2:30 बजे के आसपास ये खजुराहो स्टेशन पहुंचेगी। तो जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें एक नई ट्रेन की सौगात आगरा मंडल को भी मिली है। उसके अलावा 2 जन औषधि केंद्र भी हैं आगरा मंडल में, जिनकी लोकार्पण किया जा रहा है। इसमें से एक आगरा कैंट स्टेशन के स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में, दूसरा हमारा मथुरा जंक्शन स्टेशन के स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में है। परंतु पूरे देश को अगर जोड़ें तो फिर करीब 50 जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। सर, रेल कोच और रेस्टोरेंट भी इसमें कुछ बताया था? हाँ, कुछ 35 रेल कोच रेस्टोरेंट का भी लोकार्पण किया जा रहा है, तथा मैं और बाकी कार्य भी आपको बता देता हूँ जिन कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इसमें वेस्टर्न डीएफसीसी का अहमदाबाद में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, जो स्टेट ऑफ द आर्ट और वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होगा, उसका लोकार्पण किया जाएगा। ईस्टर्न डीएफसी के 401 किलोमीटर के सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन का लोकार्पण किया जाएगा। WDFC के 244 किलोमीटर के न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवाड़ सेक्शन का लोकार्पण किया जाएगा। मल्टी ट्रैक डबलिंग गेज कन्वर्जन के करीब 1500 किलोमीटर के
लगभग 100 डिफरेंट सेक्शन का लोकार्पण किया जाएगा। करीब 3500 किलोमीटर जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य शीघ्र ही संपन्न किया गया है उसका लोकार्पण किया जाएगा। 222 नए बने गुड शेड का भी शिलान्यास या लोकार्पण किया जाएगा। नए 51 गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल का भी शिलान्यास किया जा रहा है। 2640 स्टेशनों पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग लगाई गई है उसका लोकार्पण किया जाएगा। करीब 80 सेक्शंस में करीब 1045 किलोमीटर रूट किलोमीटर की ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की गई है उसका लोकार्पण किया जाएगा। और उसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का जो शुभारंभ किया जाएगा और कुछ का रूट एक्सटेंशन किया जाएगा वो कार्य किए जाएंगे। तो काफ़ी लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य का डेडिकेशन टू द नेशन या फाउंडेशन लेइंग की जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में रेल का काफ़ी तेजी से और इसके साथ ही नजर डालते हैं तीसरी खबर पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन है। रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वहीं विधान परिषद चुनाव नामांकन का कल आखिरी दिन भी है। कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सारी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। राजनीति चरम पर है, सभी दल जनता को रिझाने में लगे हुए भी हैं। आइए जानते हैं जनता से ही कि वो क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाता शुभम की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के साथ और सभी पार्टियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देश का विकास भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू है और भारतीय जनता पार्टी पर ही आके खत्म होगा। योजनाएं धरी रह जाएंगी, समय कम बचा है इनके पास। योजनाएं दे के पैसे अंदर करके ये सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। अंदर में कुछ मछलियाँ मांसाहारी होती हैं, कुछ शाकाहारी होती हैं, तो वैसे ही ये दुनिया भी है। पहला उसका मोदी का जुमला होता था, अब उसका नाम बदल के मोदी की गारंटी कर दिया गया है। बाकी अब जनता समझ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि मेरे ताप से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता है, और आप अजीत पवार और शुभेंद्र अधिकारी को गले लगाए हुए हैं। कांग्रेस के लिए दिक्कत की बात हो चुकी थी, अमेठी से निकाल के फेंक दिया, अब की जो है रायबरेली से भी जाएंगे। तो आजमगढ़ जो सपा का गढ़ कहा गया, जो भ्रष्टाचारी है वो भी टैग लगा दे। हम भी आपका मोदी जी क्या गारंटी दे सकते हैं कि मेरी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा। हर चीज में आपको सीबीआई लगाना पड़ रहा है, हर चीज में आपको ईडी लगाना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम क्या बोलती है पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के दारुल सफा में। हमारे साथ यहाँ की कुछ जनता है, उससे हम बात करेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो राजनीति हलचल काफी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। आज वो आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए की सौगात दी। वहीं आजमगढ़ को लेकर अपना आजमगढ़ निवासियों को प्रेम लुटाया। जनता से पूछेंगे हम सवाल, क्या है जनता की राय। सर, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन के मंत्री समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ में करोड़ों रुपए की इन्होंने परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कितना प्रभाव पड़ेगा सर लोकसभा चुनाव में? योजनाएं धरी रह जाएंगी, समय कम बचा है इनके पास। योजनाएं दे के पैसे अंदर करके ये सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। बाकी अब जनता समझ चुकी है। योजनाएं तो पिछले ये 75 दिनों से दे रहा है, और ये वो भी योजनाएं दे रहा है जो दोबारा दे रहा है। कई ऐसे एम्स है जिसका ये रीओपनिंग कर रहा है, उसका शिलान्यास कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? 5 जगहों का। तो ये देश को समझना चाहिए कि हम सब लेके अंधे हैं बिल्कुल एकदम। आप तो पट्टी बांधे हुए, हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। आप 5-5 जगह का दोबारा उद्घाटन कर रहे हो, 75 दिन का अपना काम बता रहे हो। किस चैनल पर? आर भारत में, गोदी मीडिया में। उसका वो जो चर्ची गंजेड़ी गोस्वामी, उसका मालिक, हा, मेरे मोदी जी 75 दिन का इतिहास बता रहे हैं। तो अब देखो, आप कोई भी योजना ले आओ, कुछ भी ले आओ, जनता अब समझ चुकी है। आपके 15 लाख को भी समझ चुकी है, आपके 2 करोड़ को भी समझ सकती है। ऐसे न जाने 10 साल तक कितने उन्होंने आश्वासन दिए, कितने वो लाए। हाँ, एक चीज़ है, पहला उसका मोदी का जुमला होता था, अब उसका नाम बदल के मोदी की गारंटी कर दिया गया है। झूठ ये आज भी परोस रहे हैं, झूठ ये कल भी परोसते थे, और ये झूठ आगे भी परोसते रहते अगर ये सत्ता में आएंगे। मगर ऐसा आपकी है नहीं, ये सत्ता से बेदखल किए जा रहे हैं।
इन्होंने जितने भी उद्घाटन जो भी बातें करनी, अभी आपको बताया इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर गोयल ने त्यागपत्र दे दिया है, पांडे जी की रिटायरमेंट हो चुकी है, एक अकेला बचा है। अब उनका जमीर जागा या क्या बात है, उन्हें क्यों निकाला गया, वो सरकार के कुछ भेद खोलने जा रहे थे, क्या था, क्या निकाला गया, मगर वो दिखा तो मीडिया में यही रहे कि उन्होंने रिज़ाइन किया है। अब इसके पीछे की हकीकत वो नफरत अली जिन्ना जानता है, जिसकी तस्वीर पीछे लगी है। नरेंद्र मोदी उर्फ मोहम्मद नफरत अली जिन्ना, मैं बता दूं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करता है नरेंद्र मोदी। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि गोयल साहब का जब तक स्टेटमेंट नहीं आता देश की जनता में, तब तक ये हमको भ्रम बना रहेगा कि वो खुद निकले हैं या निकाले गए हैं। अगर निकले हैं तो उनका जमीर जागा है। वो मोदी की किसी भी सियासत, गंदी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने 5 साल के जॉब को 1.5 साल के अंदर छोड़ने का काम किया है। अब इस ऐसे में तो किसी भ्रष्ट इलेक्शन कमीशन का कमिंग होगी, वो आएंगे अंदर और वो वही करे, वो वैसा ही करेगा जैसा नफरत अली जिन्ना चाहेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। दादा, इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में लगातार आए, दौरे किए, शिलान्यास किए, कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आएंगी इस बार? देखिए, अभी आजमगढ़ की बात आप कर रहे थे, आजमगढ़ पे आइए, मैं आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। वहाँ मोदी जी स्वयं चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, स्वयं चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे आजमगढ़ की सरजमी पर। हाँ, देश में जो ढिढोरा पीट रहे हैं, अगर वो जीतते हो, लेकिन अगर 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिए होते, देश से भ्रष्टाचार समाप्त किए होते, देश से महंगाई समाप्त किए होते, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाए होते, जो उन्होंने वादा किया था देश की जनता से, 145 करोड़ जनता से जो उन्होंने वादा किया था, उस पर एक कदम भी नहीं चले, एक काम भी नहीं किया। बल्कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि मेरे ताप से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता है, और आप अजीत पवार और शुभेंद्र अधिकारी को गले लगाए हुए हैं, तो कैसे आपको अगल बगल बैठाए हुए हैं? तो आपका कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप कहते थे कि मैं 145 करोड़ जनता का चौकीदार हूं, प्रधान सेवक हूं, अभिभावक हूं। आपके चौकीदारी में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए। कैसे भाग गए, इसकी बात आप नहीं बताते हैं। आप कहते हैं कि मैं 135 करोड़ जनता का अभिभावक हूं, तो क्या मणिपुर के अभिभावक नहीं है, सुल्तानपुर के अभिभावक नहीं, देवरिया के अभिभावक नहीं, कानपुर के अभिभावक नहीं? जहाँ जहाँ दंगे हुए, जहाँ जहाँ मारकाट हुई, वहाँ क्यों नहीं पहुँचे आप? तो आप कहते हैं कि 145 करोड़ जनता मेरी परिवार है या मेरा परिवार है। तो ये परिवार अगर आपका होता तो किसान बैठे हुए हैं धरने पर, तो वहाँ कील कांटे लगवा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, गोली बारूद चलवा रहे हैं, लाठी डंडों से पिटवा रहे हैं, तो ये आपका परिवार है? तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप झूठ के पुलिंदे हैं। इधर नौजवान अगर नौकरी मांगता है तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पर्चा लीक हो जा रहा है। तो आपकी सरकार क्या यही रामराज की सरकार है कि अगर एम.ए. एम.एससी, एम.कॉम, बी.टेक, एम.टेक, डी फार्मा, एम फार्मा, बी.एड, एम.एड करके कोई नौकरी मांगने आता है तो उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं? तो ये कहाँ का रामराज है? यही रामराज है कि जनता को आप कुचलने का काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को साथ लाने का मतलब होता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अगर अजीत पवार और शुभेंद्र अधिकारी के ऊपर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे और उन्हें गले लगा रहे हैं, तो इसके मतलब आपके भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी 145 करोड़ जनता को क्यों नहीं बताते हैं कि मैं केवल कहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मैं भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहा हूं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जब ये प्रश्न करते तो लोग कहते अगली सरकारों में था, अगली सरकारों में था। अरे भाई, जो सरकार सत्ता में रहती उसी से सवाल पूछा जाता, इसीलिए तो उन्हें बदला गया। वो जंगल राज वाले थे, माफिया राज वाले थे, गुंडा राज वाले थे, इसीलिए उनको बदला गया। आपको राम राज लाने के लिए लाया गया, तो आप राम राज में भी भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हैं। ये कहाँ का राम राज है? कृपया इसका जो है जवाब दें देश के प्रधानमंत्री जी। सर, क्या नाम है आपका? अर्जुन त्रिवेदी। सर, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पीएम मोदी आजमगढ़ में थे, इस लाखों करोड़ों रुपए की शिलान्यास किए,
क्या कहना चाहें, कितना सपा के कुनबे में सेंध लगा पाएंगे आज? देखिए, ऐसा है, भाजपा की तो नीति ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसके आधार पर कार्य कर रही है, उस सेंध लगाने को नहीं। जो कोई हमारे साथ आएगा हमको जो है तहे दिल से स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ और सभी पार्टियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देश का विकास भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू है और भारतीय जनता पार्टी पर ही आके खत्म होगा। आज मोदी जी ने आजमगढ़ को आजमगढ़ करके पुकारा और जिस तरह से वहां के निवासियों को प्रेम बरसाया, कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत की बात तो नहीं होगी आगामी लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल होगी। कांग्रेस के लिए दिक्कत की बात हो चुकी थी, अमेठी से निकाल के फेंक दिया, अब की जो है रायबरेली से भी जाएंगे। तो आजमगढ़ जो सपा का गढ़ कहा गया था, सपा का गढ़ रहा है सदैव से, वो गढ़ भी अब की खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी अब की जो है उस गढ़ को जीत के आएगी। सर, जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक टिप्पणी की है कि इनके कोई संतान नहीं, कोई परिवार नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसका क्या मतलब? संतान नहीं, ये तो अपना व्यक्ति विशेष है। जब भाई जो संत होते हैं, मानव सेवा, मानवता के लिए सदैव अपना सब शरीर और अपना सब कुछ समय समर्पित करते हैं। और संत के बहुत सारे संत हैं, उनके जीवन में कोई उनका परिवार नहीं है, कोई लड़के बच्चे नहीं, तो कोई आम बात है। सर, 2014 में जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार पीएम मोदी बने थे, तब नारा चला था चाय वाला। उसके बाद 2019 में आया चौकीदार, अब आया है मैं हूं मोदी का परिवार। ये कितना कारगर साबित होगा लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए? बिल्कुल होगा मोदी का परिवार, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के राजा के जो कल्चर होते हैं, अपने देश के, अपने राज्य के प्रजा को एक समान माने, परिवार का एक हिस्सा माने। तो परिवार पहले से ही था, लेकिन अब मोदी जी ने कह दिया तो परिवार तो हम लोग है ही। एनडीए को पीडीए टक्कर दे पाएगा या नहीं? पीडीए खत्म है, पीडीए है कहाँ? ये आपका जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रही है। पीडीए नाम मात्र है, कुछ तथाकथित नाम मात्र उनके साथ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ, पीडीए उनके साथ नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। सर, आज जिस तरह से आजमगढ़ में पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की सौगात दी, आगामी लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? तो सौगात जो जुमले छोड़ रहे थे उन्होंने एक और छोड़ दिया, और क्या कह सकते हैं आप? अब परिवार वाला आप कहते हैं मुद्दा, हमारे साहब कहते हैं कि मुद्दा ठीक है। अब तो ये उन्होंने खुद टैग दे दिया है कि जो भ्रष्टाचारी है वो भी टैग लगा दे, मैं भी आपका परिवार। जैसे उन्होंने कहा कि भैया 100 की जनता जो है वो मेरा परिवार, उसमें जितने भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट जो कुछ हैं सब उनके परिवार में आ गए, ठीक है। और मोदी जी की बाकी रही गारंटी वाली बात, वो गारंटी जब अपने लोगों की नहीं दे सकते, अपने कार्यों की नहीं दे सकते, तो गारंटी क्या देंगे आप बताइए? मोदी जी क्या गारंटी दे सकते हैं कि मेरी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा? मोदी जी गारंटी दे सकते हैं कि मेरी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं होगा? मोदी जी गारंटी दे सकते हैं कि मैंने जितनी योजनाएं चालू की हैं उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? ये तो वही एक भ्रष्टाचार, मतलब गारंटी वही होगी जो पहले एक जुमला दिया था कि 15 लाख रुपए आएंगे, वो लोग आज ढूंढते रहे, और फिर वो यही होगा, मोदी की गारंटी भी लोग ढूंढते रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से बीजेपी सीबीआई ईडी का लगातार भय दिखाती है नेताओं में, क्या कहेंगे? ये तो हर आदमी को दिख रहा है। पहले हम लोग छोटे होते आज तक सुना था सीबीआई का नाम सुनते रहे, कोई बहुत बड़ा केस हो जाता था तब कहीं नाम सुनाई देता था कि यार अब ये सीबीआई करेगी, अच्छा हाँ अब ये पकड़ा। अब तो दूसरे दिन हर कोई छोटा मोटा कोई केस हो सीबीआई के अलावा, इसका मतलब जो है आपके शासन जो मतलब जो है पुलिस वो किसी काम की नहीं है। हर चीज में आपको सीबीआई लगाना पड़ रहा है, हर चीज में आपको ईडी लगाना पड़ रहा है। जौनपुर की बात की जाए तो धनंजय सिंह को जिस तरह से सजा हो गई अचानक से, कहीं न कहीं इसको राजनीति से जोड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाले थे धनंजय सिंह। मशीन तक पहुंच नहीं पाए थे बस, अगर वो पहुंच जाते वॉशिंग मशीन तक तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी उनको भी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताएं। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, एक जो अच्छा राजा होता है, राज्य को अपने बच्चे की तरह समझता है, बच्चे की तरह मानता है, और उस राज्य में जो बच्चे होते हैं, एक समंदर को आप ले लीजिए, समंदर में कुछ मछलियाँ मांसाहारी होती हैं, कुछ शाकाहारी होती हैं, तो वैसे ही ये दुनिया भी है, कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। तो उनको जो अच्छा शासक है वो सजा भी देता रहता है, और जो अच्छे काम करते हैं उनका जो है तो मतलब बढ़ाता, उनको जो है आगे बढ़ाता है। तो माननीय मोदी जी की जो सोच है इस पर आधारित है। अब ये कहते हैं भाई हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह जाता ना, फिर क्या सोच और शौचालय में भी कोई फर्क नहीं रह जाता। वही हम राहुल गांधी से भी क्या है उनकी सोच क्या, वो उनकी सोच है ना,
पब्लिक के लिए सोच नहीं है, जनता के लिए सोच नहीं है। हमारी ये सोच उनकी तो सोच है। शौचालय तक थी, तो हम भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय बना दिया। अब तुम्हारी तो सोच बना शौचालय दिया ने तो वो खेत उसमें भी दिया। आप वही तो कह रहे भैया, जितने शौचालय बनाए हैं उसमें तुम्हारी आप खुद ही सोच- जाके देख तुम्हारी लीजिए। सोच खुले में कितने लैट्रिन सही करना जगह- है, खुले में मल निकालना है, अपने आप को बेइज्जती करना है, शरीर अपना अपना जो गुप्तांग है दिखाना है। तो वहाँ आप खेतों में। अगर तो अगर आप ये की बता सोच दिए, है। अगर बना दिए सब कुछ हो गया, अगर इस तरीके अगर आप कह रहे कि खुले में शौच बंद हो गए हो तो भी मान लें हम आपकी बात। कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दल पूर्वांचल को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है पूर्वांचल में कैसरगंज सीट ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा या उनको दोबारा फिर मौका मिलेगा? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट फिलहाल तो कटना नहीं चाहिए, और अगर कट भी रहा है तो जो भी टिकट पाएगा उनकी छत्रछाया में पाएगा और उनके आदेशानुसार जो जिसको कहेंगे, क्योंकि वो पुराने वहाँ के पुरोधा रहे हैं और वहाँ क्षेत्र में कई सालों से उनका जो दबदबा उन्होंने बताया वाकई में दबदबा रहा है। कोई अन्य पार्टियां उनको परास्त नहीं कर सकी हैं और इसी वजह से उनके कथनानुसार अगर उनका टिकट कट रहा है तो जिनको वो चाहेंगे उनको टिकट। सर, विधान परिषद के चुनाव के नामांकन का कल आखिरी दिन है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने क्रॉस वोटिंग का दर इस वजह समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कहीं भाजपा क्रॉस वोटिंग ना कर ले? क्या लगता है विधान परिषद में भाजपा कितनी सीटें निकाल पाएगी अपनी? कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ जो भी उनकी सेना है वो क्रॉस वोटिंग करने के मूड में कभी नहीं रहे। क्रॉस तो आज की डेट में स्वार्थ में जो सत्ता में आना चाहते हैं और लोग आगामी चुनाव को नतीजे पहले से ही जो आंकड़े हैं पहले से ही जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ रही है, इसलिए उधर से क्रॉस वोटिंग होकर भाजपा में लोग आ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सैनिक, कोई भी नेता क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या थी जनता की राय, हमने आपको बताया। हम हर जगह जाएंगे, जनता से पूछेंगे अपने सवाल और जनता की लेंगे राय। जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है, हमारा एक ही लक्ष्य है, जनता के सवालों का जवाब लें, ऊपर नेताओं तक हम पहुंचाएं। क्या बोलती है जनता, देखते रहे हमारे साथ केकेडी न्यूज पर। कैमरामैन सतेन के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी के साथ